और ये आप लिख देंगे। ज्यादा कुछ आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस यही डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आई करंट फ्लो हो रहा है, जब आई करंट का फ्लो होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा और नेगेटिव चार्ज भी रहेगा, तभी जाकर करंट का फ्लो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब होगा, जब इसके जस्ट पहले वाला इलेक्ट्रॉन आकर इससे टकराएगा। अगर बोला जाएगा लोअर पोटेंशियल से कब किसका फ्लो होगा, नेगेटिव चार्ज का। क्या होता है रेजिस्टेंस ब्रिज, देखते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें 4 हम लोगों का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। बिल्कुल परपेंडिकुलरली करंट पास कराएंगे, उसके रेशियो को ही हम लोग क्या कहेंगे, रजिस्टर यहाँ कनेक्ट कर दिए, एक रजिस्टर इसके बाद कनेक्ट कर दिए और उसके बाद एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिए। वोल्टेज सबका सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो वोल्टेज सबका सेम रहेगा, लेकिन करंट बहुत ही लेस अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता था तो उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता था, तो जिसके थ्रू हम लोग करंट को भी मेजर करते थे। पोटेंशियोमीटर आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट कर रहे हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ये फिजिक्स 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट वन शॉट। अब बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले की अगर बात कर रहे हैं तो पहले 2 चैप्टर का हम लोगों का वन शॉट इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लेंगे। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों का कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, ये तो बोला जाता है कि इस चैप्टर का बेसिक होगा, बहुत ही बेसिक है इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी, ये टॉपिक हम लोगों का होगा। फिर ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, इससे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ये हम लोगों का टॉपिक है। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको हम लोगों को पढ़ना है। फिर यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों का होता है, जो 10th क्लास में भी आप पढ़े हुए हैं, वही चीजें है, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन बढ़ जाएगा। अब बात कर रहे हैं सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, जो बिल्कुल कंप्लीटली आपके लिए नया टॉपिक होने वाला है। अब इसके बाद किरचॉफ लॉ का बात किया जाएगा तो आपके पूरे 12th में ये जो फिजिक्स पढ़ना है चैप्टर नंबर 3rd, उसके लिए इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा ईयर नहीं है कि बोर्ड आपका इससे क्वेश्चन एराइज नहीं करता हो, हर साल इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनाए जाते हैं, चाहे आपका किरचॉफ लॉ को लिखने के लिए बोल दिया जाए या इससे छोटा सा डेरिवेशन से या इसका एग्जाम्पल से या इससे न्यूमेरिकल पूछा जाए। फिर हम लोग का आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, उसके बाद आ जाएगा पोटेंशियोमीटर, और इस प्रकार से हम लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपके बोर्ड का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा और भी बहुत सारी चीजें आने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब इस चैप्टर का हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रिसिटी के बात करने से पहले हम लोग छोटा छोटा जो इसका बेसिक पॉइंट है उसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे बेसिक पॉइंट की अगर बात किया जाएगा तो हम लोग पढ़े हुए थे, एक पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़े हुए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आता था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग स्टडी करते थे, बिल्कुल किसमें, रेस्ट में। इसमें इलेक्ट्रॉन आपका था इक्विलिब्रियम स्टेट में होता था, तो उसका स्टडी करते थे, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते थे उस प्रोसेस को। अब यहां से हम लोगों का पार्ट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। किसका पार्ट स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बात किया जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो स्टडी करेंगे तो बिल्कुल कैसे करेंगे, मोशन में। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का स्टडी मोशन में करेंगे। मोशन बोलिए या फिर से हम लोग बोल सकते हैं डायनेमिक स्टेट में। डायनेमिक स्टेट में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये प्रोसेस जो होगा, ये फेनोमेनन जो होगा हम लोगों का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हो जाएगा।
तो हम लोग क्या बोलते थे इसमें कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट मोशन दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इट मींस थर्ड चैप्टर से आपका इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल मूव करना स्टार्ट कर देगा यानी कि मोशन में आ जाएगा। अब इसमें अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोगों को काम क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को जानने से पहले कंडक्टर के बारे में जानना जरूरी होता है, जो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में भी जानना हम लोगों को जरूरी होता है। सेमीकंडक्टर, उसके बाद हम लोग का आ गया इंसुलेटर। ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं, सेकेंड में भी पढ़े हुए हैं। तो एक बार जान लेते हैं कंडक्टर क्या होता है कि कोई भी हम लोगों का मटेरियल होता है जिससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कंप्लीटली हो जाता है, वो कंडक्टर कहलाता है। जैसे जितना भी आपका मेटल्स है सब के सब क्या होता है, कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो करता है। जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर का बातें करेंगे तो एक ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, जिससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो पार्शियली होता है, कंप्लीटली नहीं होता है, पार्शियली होता है, आधा अधूरा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर उस मटेरियल को। जैसे आपका एग्जांपल में लेंगे हम लोग, तो एग्जांपल हो जाएगा जितना भी एलॉय होता है, मिक्सचर होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है, वो एलॉय बनता है, वो हो जाता है हम लोगों का सेमी कंडक्टर। उसके बाद इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो हम लोग का इंसुलेटर है। ये बेसिक हम लोगों का टॉपिक था, किसको पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले। तो ये जो हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लिया। अब एक बार माइंड में इसको रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी का जब भी बात किया जाएगा तो हम लोगों के दिमाग में ये चलना चाहिए कि ऐसा कोई डे नहीं है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बार देखिए यहाँ कि दैट टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ऐसा एनर्जी होगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कोई भी हम लोग का वायर है, कंडक्टर है, उससे होकर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये चार्ज का फ्लो होगा तो कैसे फ्लो होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग का मटेरियल है, ऐसे भी मटेरियल हो सकता है। अब इसमें क्या किए, ये कंडक्टर है आपका, ये मटेरियल क्या है, कंडक्टर है। अब इसमें लाकर हम लोग क्या किए, कहीं से भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करा रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे तो यहाँ ये मटेरियल हो गया, यानी कि मटेरियल में किसी वायर को नहीं लिया जाता है। आप वायर भी ले सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप किसी वायर को ही ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वो कंडक्टर होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, तो मटेरियल हम लोगों का कंडक्टर हो जाएगा। और वो प्रोसेस, उसमें जो फ्लो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब मेनली हम लोगों को जानना कहां से है, इलेक्ट्रिक करंट से। अब इलेक्ट्रिक करंट को आप ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का अगर बातें किया जाएगा, मेन टॉपिक हम लोगों का यहाँ से है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे समझेंगे इसको, एक हम लोगों का ये क्या है, एक कोई भी वायर है, जब वायर है तो इसका कुछ ना कुछ हम लोगों का एरिया होगा। ये वायर है तो यहाँ हम लोगों का एरिया होगा, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हम लोगों का एरिया है, ये हो गया। इसमें करंट का फ्लो करा रहे हैं, करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो अभी कराने वाले हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग फ्लो कराने वाले हैं, तो ध्यान से आप देखिएगा कि इधर से हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि प्लस क्यू का फ्लो हो रहा है, किससे होकर, इधर से देखा जाए तो हम लोगों का फ्लो पॉजिटिव चार्ज का हो रहा है,
और इधर से भी तो हम लोगों का फ्लो हो रहा होगा, इधर से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इधर से हम लोग देखेंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो ये है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन और इधर है हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो किसी ना किसी एरिया, अब यहाँ से देखिए इधर से जो पास कर रहा होगा तो इस सरफेस है हम लोगों का, इस सरफेस है, यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली। जैसे यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है, ऐसे समझेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए, क्या है हम लोगों का वायर समझ लेना है, इससे बिल्कुल परपेंडिकुलरली, ये जो सरफेस है इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा या अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज कहने का मीनिंग एक ओनली इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हो या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो परपेंडिकुलरली होना स्टार्ट होता है किसी अमाउंट में, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, it is denoted by I। इलेक्ट्रिक करंट को I से हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग मान लेते हैं कोई भी मटेरियल है, इसमें डेल्टा क्यू चार्ज है, क्या है हम लोगों का चार्ज का फ्लो जो हो रहा है डेल्टा क्यू हो रहा है, इज द चार्ज पासिंग इन टाइम टी टाइम में। तो यहाँ से यहाँ तक पास करने में टाइम जो लग रहा है हम लोगों का टी टाइम, टाइम कितना है, टी टाइम लग रहा है इसका। अगर इसमें देखा जाए तो डेल्टा क्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डेल्टा क्यू इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है टाइम टी में। तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट का अगर बात किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। इसी को लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, इसी को लिखना होगा तो आई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर हम लोगों का ये फॉर्मूला आ गया, या इसी को हम लोगों को लिखना होगा तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं सिंपल, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दोनों ही फॉर्मूला सही है और दोनों तरीका से लिखा जाता है, कहीं कहीं पर dq बाई dt भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसका एसआई यूनिट का। अगर एसआई यूनिट की बातें किया जाएगा तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट की बातें किया जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं एट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये मैं लिख रहा हूं। अब यहाँ से यूनिट का अगर बात करेंगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, यूनिट में जैसे मैं आऊंगा यूनिट लिखने के लिए चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब अपॉन टाइम का एसआई यूनिट सेकंड। तो यहाँ कूलम्ब पर सेकंड, और इसी कूलम्ब पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोगों का था क्या, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन और फुल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इसी पर हम लोग बात ये भी कर लेंगे कि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन क्या होता है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखेंगे, जो डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया गया है, इस डायग्राम को देखेंगे और करंट के फ्लो को देखेंगे। चार्ज, जैसे चार्ज हम लोग बोलते हैं तो चार्ज का मीनिंग क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और इधर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह हम लोगों को समझना है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को। अब इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, हम लोगों का कोई कंडक्टर है। ये क्या है, हम लोगों का कोई भी एक कंडक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। इधर भी देखेंगे तो ये भी हम लोगों का एक कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया।
अब इसमें चार्ज का फ्लो करा रहा है कोई बैटरी से होकर, तो यहाँ बैटरी से फ्लो करा रहा है। ये प्लस वाले को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस वाले को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो प्लस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और माइनस वाले को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। प्लस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ माइनस वाले है इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अगर चार्ज का फ्लो, ध्यान से सुनिएगा, कन्वेंशनल करंट क्या होता है। अगर चार्ज का फ्लो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, अगर चार्ज का फ्लो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, तो इस करंट को कन्वेंशनल करंट हम लोग कहते हैं। कन्वेंशनल करंट में क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हुआ, कन्वेंशनल करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट जस्ट इसके अपोजिट कर देना है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ये माइंड में आप रखेंगे, क्योंकि अगर बोला जाएगा कि यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा है चार्ज का, इसका मीनिंग है इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। जैसे बोला जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज का फ्लो, तो आप समझेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो यही डिफरेंस है हम लोगों का। एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं और ध्यान से देखेंगे क्या है हम लोगों का डेफिनेशन। Conventional current, the electric charges flowing through the circuit from positive terminal to negative terminal is called conventional current, and this direction is known as conventional direction. Conventional डायरेक्शन ऐसा है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार इसको अगर पढ़ेंगे तो बोला गया है कि द इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, एंड दिस डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। ये आप ध्यान से रखेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। यही हम लोगों का था डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल डायरेक्शन। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं। इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो एक बार पढ़ने का ट्राई करेंगे, डेफिनेशन को आप देखेंगे। द एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाइड बाय द सोर्स। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा हम लोगों का, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा किसी न किसी सोर्स से सप्लाई किया जाएगा, चाहे वो सोर्स हम लोगों का बैटरी हो या जनरेटर हो या जहां से भी हो, कोई भी हम लोगों का सोर्स ऑफ चार्ज होना चाहिए। टू मूव चार्जेज थ्रू अ कंप्लीट सर्किट। अब इसका मीनिंग क्या है समझने का ट्राई करेंगे कि एक हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इस सर्किट के अंदर जो चार्ज है, चार्ज को मूव करने के लिए, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाने के लिए वन टाइप का फोर्स अप्लाई किया जाता है। इसमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है, और वही फोर्स होता है हम लोगों का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो ईएमएफ के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात करेंगे कि जब वन प्लेस से अनदर प्लेस तक कोई भी चार्ज जब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहले तो ये लिखते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से कर दिए। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव, ई एम एफ इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन
पर यूनिट चार्ज, यानी कि चार्ज हो जाएगा हम लोगों का वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हम लोग लिख दिए क्या, ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। इसी को शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू W अपॉन Q। चार्ज का फ्लो हो रहा है इस डायग्राम में। देखिए यहाँ पर एक तरह से और बोल सकते हैं कि इसमें चार्ज का फ्लो कहाँ होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ। हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लो फ्रॉम चार्ज following from lower potential to higher potential। ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। तो इस टाइम हम लोगों का कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, तो यही हम लोगों का वर्क डन है। अब देखिए इसका बात किया जाएगा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का एसआई यूनिट की अगर बातें किया जाएगा तो हम लोग जानते हैं वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। तो जूल पर कूलम हम लोग का एसआई यूनिट हो जाएगा J अपॉन Q, J अपॉन C, और इसी को लिख सकते हैं जूल पर कूलम एसआई यूनिट हो गया। और इसी जूल पर कूलम को क्या बोल सकते हैं हम लोग, वोल्ट। इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। इसको मेजर हम लोग क्या चीज में करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोगों को मेजर करना होता है, तो यहाँ पर वोल्ट में हम लोग मेजर करते हैं। यही हम लोगों का एसआई यूनिट हो गया जूल पर कूलम। और ईएमएफ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। तो ध्यान से एक बार देख लेंगे, डायग्राम को भी आप देख लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग ये भी बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोगों का आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो डायग्राम आपका दिख रहा है, ये डायग्राम जो है यहाँ पर, इसमें हम लोगों का कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस के अब्सेंस में हम लोग इसके अंदर चार्ज का फ्लो कराते हैं तो रेंडमली चार्ज फ्लो होगा। जिसे समझने के लिए इसको एक बार पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। इन द अब्सेंस ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन। तो यही बोला जा रहा है, अगर इसमें इस डायग्राम के अंदर देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें किसी प्रकार का भी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नहीं दे रहे हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे तो इसमें के अंदर जो चार्ज रहेगा वो ऑल डायरेक्शन में, जिधर उसको जगह मिलेगा, जहां पर भी उसको स्पेस मिलेगा, उधर इजिली मूव कर जाएगा। लेकिन अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर दे देते हैं, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है एक सीक्वेंस में होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए देखिए यहाँ इस डायग्राम को, इसमें क्या हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए, यहाँ पर V है, तो वोल्टेज जब इसमें हम लोग देंगे, वोल्टेज देने के बाद जो इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। एक डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, बट इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जिधर मन उधर एक फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसको देख लीजिए एक बार। इस टाइम हम लोग बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही V नॉट हम लोग दे दिए। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल कहने का मीनिंग है आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ही होती है। अब फिर देखिए यहाँ पर बात किया जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों का आई नॉट का वैल्यू, आई एन का वैल्यू, या कभी कभी आई नॉट भी लिखा जाता है, आई नॉट का वैल्यू हम लोग बात करेंगे तो 0 होता है। कब, जब हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस अब्सेंट रहेगा तब। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ म्यू ए बी दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम लोगों का क्या हो गया, म्यू ए बी जो है हम लोगों का 0 के इक्वल हो जाता है।
किसमें, जब पोटेंशियल डिफरेंस अब्सेंट रहेगा उसके बाद। इसमें हम लोगों का यहाँ पर अगर बात किया जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कुछ ना कुछ होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसका वेलोसिटी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज को मूव करने के लिए अगर उसमें एक्सेलरेशन देंगे तो तभी जाकर वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी रहेगा तभी आपका एक्सेलरेट होगा। तो इसमें वेलोसिटी भी होगा और एक्सेलरेशन भी होगा। अब बात कर रहे हैं, इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज आता है हम लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन का ही वेलोसिटी है। कब, जब उसके अंदर कोई भी हम लोग का ये जो कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे या वोल्टेज जब प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार समझने के लिए इसको देखते हैं ध्यान से। द वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि एक ऐसा वेलोसिटी होता है, एक ऐसा वेलोसिटी होगा जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। किसके वजह से, वोल्टेज के वजह से। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का वही वेलोसिटी होगा उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। अब हम लोग बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात किया जाएगा तो जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होता है। जब भी आप किसी भी सर्किट के अंदर आप करंट का फ्लो कराएंगे, वोल्टेज जब देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जब फ्लो स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करना स्टार्ट करता है। जब मूव करेगा तो उसमें वेलोसिटी कंफर्म है कि रहेगा ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब देते हैं तो उसमें मूवमेंट आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू जीरो के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर फॉर्मूला देख लेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ए टाउ, ये क्या है हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का एक्सेलरेशन और टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ वी डी इज इक्वल टू आ गया माइनस ई कैपिटल ई, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। यहाँ तक ये फॉर्मूला को आप माइंड में रखेंगे, यहाँ पर क्लियर है। अब एक आता है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम भी कुछ नहीं है, जब भी हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे समझिए ये हम लोग का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, जस्ट इसके पीछे है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब होगा, जब इसके जस्ट पहले वाला इलेक्ट्रॉन आकर इससे टकराएगा, इससे स्ट्राइक होगा। तो स्ट्राइक होने के बाद इसमें क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये आगे बढ़ेगा। फिर इसके जस्ट पहले वाले फिर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, पुश करेगा, तो कॉलिजन होगा वहां पर। तो एक कॉलिजन के समय में अगर देखा जाए दोनों इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के टाइम में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि इस पॉइंट पर इस पॉइंट से यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लगता है, जो टाइम गैप होता है, इसी टाइम गैप को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए यही लिखा हुआ है द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ चार्जेज बोलिए या इलेक्ट्रॉन्स बोलिए इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि दो सक्सेसिव आपका इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज है, उसके बीच का जो टाइम गैप होगा कॉलिजन के टाइम में, उसी गैप को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और मोबिलिटी को देखते हैं। मोबिलिटी को आप देखिएगा बहुत ही इजी टॉपिक है और ये भी 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो यही मोबिलिटी होता है, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ बोला जाएगा मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी वेलोसिटी का बात किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। अब यही चीजें इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखा जा सकता है। मोबिलिटी को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का ई हो गया। अब इसका एसआई यूनिट का बात किया जाएगा, एसआई यूनिट का अगर बात किया जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी म्यू। अब इसका एसआई यूनिट का बोला जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एसआई यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड।
और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, और इसी को अरेंज कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा, जो आ जाएगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं मीटर, या इसे कीजिए न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो कूलम ऊपर जाएगा तो ऊपर में आपका कूलम हो गया। बस ये हो गया हम लोगों का ऐसा यूनिट। ध्यान से देख लेंगे, यहाँ एन को ऊपर भेजे तो माइनस में आ गया, मीटर है तो मीटर प्लस में हो गया, और सेकेंड माइनस में है तो माइनस में ही रह गया, और कूलम यहाँ माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड कूलम, पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड कूलम, ये हम लोगों का ऐसा यूनिट हो गया किसका, मोबिलिटी का। अब ये मोबिलिटी हम लोग कंप्लीट किए, अब बात किया जाएगा किसका, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर करेंट डेंसिटी का, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट जे से करेंगे। जे से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब करंट डेंसिटी में भी कुछ नहीं है, ये भी आसान टॉपिक है। रेशियो ले लेना है किसका, करंट एंड एरिया, करंट और एरिया का रेशियो ले लेना है, लेकिन कब, जब इसमें करंट पासिस परपेंडिकुलरली थ्रू दैट एरिया, यानी कोई भी हम लोगों का एक कंडक्टर है, इसमें कोई भी एरिया एक ले रहे हैं और इसके अंदर जब करंट पास करा रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली करंट पास कराएंगे, उसके रेशियो को ही हम लोग क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने की बातें हैं, तो रिप्रेजेंट हम लोग जे से करते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज करंट पर यूनिट एरिया व्हेन करंट पासेज परपेंडिकुलरली। यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू पासिंग करंट अपॉन एरिया, इसको लिखा जा सकता है। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जे इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया, पासिंग करंट आई करंट इसमें पास कर रहा है, और एरिया क्या है, ये हो गया, यहाँ पर हम लोग का आ गया। अब बात किया जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होगा, करंट डेंसिटी का अगर वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है हम लोगों को, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना होगा तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये लिख सकते हैं, या इसी को लिखना होगा। तो हम लोग अब I का वैल्यू फाइंड करेंगे, I इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा J इंटू ए, सॉरी इंटू मैं बोल रहा हूँ, J इंटू ए हो जाएगा, J डॉट ए हो जाएगा। अगर यहाँ से वेक्टर फॉर्म हटाएंगे, अगर वेक्टर फॉर्म हम लोग हटाएंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, अगर यहाँ से वेक्टर फॉर्म से हटाते हैं तो I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा, ये भी हम लोगों का फॉर्मूला होता है किसका, पासिंग करंट। आप देख लीजिए यही था हम लोगों का करंट डेंसिटी, और ये टॉपिक हम लोगों का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है ओम्स लॉ। इस टॉपिक को आप देखने का ट्राई करेंगे, आपको याद होगा अगर क्लास 10 पढ़े होंगे तो वहां पर भी आपको ओम्स लॉ पढ़ाया गया होगा। तो ये जो है हम लोगों का ओम्स लॉ, एक बार ध्यान से डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। लिखा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस। कांस्टेंट टेम्परेचर तो समझ रहे हैं कि टेम्परेचर में किसी प्रकार का भी चेंजिंग नहीं करना है, एंड अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक लेंथ, एरिया, प्रेशर एटसेट्रा, बहुत सारा चीजें हो सकता है। तो यहाँ पर इसको हम लोगों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक लेंथ, एरिया, प्रेशर एटसेट्रा, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अब ये तो हम लोगों का थ्योरी हो गया। अब यहाँ पर समझेंगे, पहले हम लोगों का डायग्राम जो यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे ओम्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। बोला जा रहा है दो ठो इंड हम लोग ले रहे हैं, एक पॉइंट ए मैंने ले लिया, पॉइंट ए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और एक पॉइंट क्या लिया है, बी पॉइंट लिया है। ये दो मैंने इंड ले लिया, तो दोनों इंड के बीच में देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट आई का फ्लो हो रहा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। जब आई करंट का फ्लो होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा और नेगेटिव चार्ज भी रहेगा, तभी जाकर करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ दोनों इंड के बीच में जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और किसके वजह से, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, अब 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट,
सिंगल पॉइंट होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पॉइंट बी पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे। अब बात करेंगे हम लोग कि पॉइंट ए एंड बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसमें फ्लोइंग करंट के, या इसके अंदर जो फ्लोइंग करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। दोनों तरीके से इसको लिखा जाता है। तो हम लोग क्या, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इसी के हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिए हैं, इसको माइंड में रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम लोग को इसको आगे लेकर चलेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। यहाँ थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो गया। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट का भी फ्लो बढ़ेगा, या करंट का फ्लो बढ़ेगा कब, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फ्लो बढ़ेगा। तो दोनों में कोई एक बढ़ेगा, तो इसका रीजन ये है कि सेकेंड वाला भी इंक्रीज ही करेगा। तो हम लोग को माइंड में क्या रखना है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम लोग रिप्लेस करते हैं इक्वल साइन से, तो इस समय हम लोगों का आ जाता है कि V इज इक्वल टू IR। यहाँ R क्या आ गया, R हम लोगों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल हटाए तो R लगाए, R क्या है हम लोगों का, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं वेयर R क्या है हम लोगों का, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। R हम लोगों का क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब बात करेंगे हम लोगों का यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें I का वैल्यू, I इज इक्वल टू हम लोग V अपॉन R भी तो लिख सकते हैं, या फिर से R का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो V अपॉन I भी लिखा जा सकता है। क्या इसे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, ये ओम्स लॉ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला को आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अभी इतना हम लोगों का ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ यही बोला आपका कि इसमें जितना भी करंट का फ्लो हो रहा है वो इसमें दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब इस कंडक्टर के टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस को क्या कर दें, कंडीशंस को कांस्टेंट रखेंगे, चेंजिंग नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट अगर रखते हैं तब हम लोगों का यही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे यहाँ R क्या है, तो R हम लोगों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या कहेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस कहेंगे। और रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करना, रोकने का काम करता है। एंड इट इज प्योरली इंडिपेंडेंट टू द वैल्यू ऑफ V एंड I, और ये V और I के वैल्यू पर डिपेंड नहीं रहता, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये था हम लोगों का ओम्स लॉ। अब थोड़ी सी बात कर रहा हूं मैं कि इसका ग्राफ, अगर ग्राफ की बातें किया जाएगा, अगर मैं बात करूं VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ का VI ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना होगा, तो मैं ग्राफ इधर ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहाँ पर अगर ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना होगा तो बिल्कुल इसका ग्राफ जो होता है VI ग्राफ, इधर हो गया V और इधर आ गया हम लोगों का I इलेक्ट्रिक करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और ये हो जाता है m इज इक्वल टू आपका स्लोप है, और स्लोप का जो वैल्यू होता है tan थीटा होता है, tan थीटा। ये माइंड में आप रखेंगे। और यही हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस भी बोला जाता है।
कि बेस कैसे होता है, इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम लोग डेरिवेशन में करेंगे। यहाँ पर हम लोग इतना ही रखते हैं। ओम्स लॉ का जो ग्राफ आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, क्या लिख सकते हैं, वी आई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ स्ट्रेट लाइन कैसे मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये था हम लोगों का ग्राफ और ओम्स लॉ हो गया कंप्लीट। इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंस। अब इसका बात करेंगे तो जो एक ऐसा सब्सटेंस होगा या जो भी सब्सटेंस होगा आपका ओम्स लॉ को अगर फॉलो करता है तो ओमिक सब्सटेंस हो जाएगा, और ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो ओमिक सब्सटेंस नहीं होगा। अगर उसका वी आई ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे या आई वी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ जो होना चाहिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो ओमिक सब्सटेंस हो जाएगा, और जो जिसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा वो नॉन ओमिक सब्सटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग ओमिक सब्सटेंस क्या होता है। बात कर रहे हैं कि दोज सब्सटेंस which follows Ohm's law. Ohm's law is called ohmic सब्सटेंस। अब इसका ग्राफ की अगर बातें किया जाएगा तो ग्राफ हम लोग अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक हम लोगों का वी आई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वी आई ग्राफ। तो इसका बिल्कुल कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और इसी का एक और ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे आई वी ग्राफ। अगर आई वी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आई वी ग्राफ का भी स्ट्रेट लाइन ही इसका ग्राफ आएगा। अब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, बिल्कुल क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसका भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हम लोगों का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। तो ये हम लोगों का ओमिक सब्सटेंस के लिए ग्राफ भी है, और ओमिक सब्सटेंस भी हम लोग बोलेंगे जो जिसका ग्राफ हम लोगों का स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अगर इसका स्लोप का बात करेंगे, स्लोप का अगर बात करेंगे जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और यही टेन थीटा का वैल्यू होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। जैसे आपका बात किया जाएगा 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि टेन थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वहीं परपेंडिकुलर को ही हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, हाइट हो जाता है। तो ये था हम लोगों का ओम्स लॉ ओमिक सब्सटेंस के लिए ग्राफ। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, नॉन ओमिक सब्सटेंस। तो नॉन ओमिक सब्सटेंस में क्या बोलेंगे, दोज सब्सटेंस which does not follow Ohm's law is called ओमिक सब्सटेंस। अभी हो गया हम लोगों का नॉन ओमिक सब्सटेंस, यहां पर हो जाएगा नॉन ओमिक सब्सटेंस, ओमिक नहीं, नॉन ओमिक सब्सटेंस हो जाएगा। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, नॉन ओमिक सब्सटेंस हम लोगों का हो गया। तो ये भी हम लोग समझ लिए। अब इसका लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशंस है हम लोगों का ओम्स लॉ का। अगर लिमिटेशंस का बात किया जाएगा, ऐसे मेनली देखा जाए तो इस सब के सब लिमिटेशंस में ही आता है। जब भी आपसे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पूछा जाएगा, ये आपका टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो आप इसको देख लेंगे। इसका लिमिटेशंस अगर फर्स्ट का बात किया जाएगा तो देखिए हम लोगों का, अगर कोई भी हम लोगों का ग्राफ है या कोई भी मटेरियल है, अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर आ जाए, लीनियर आता है तो हम लोगों का ओम्स लॉ का ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। अगर स्ट्रेट नहीं आया, लीनियर नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो लिमिटेशंस है कि इसका जो ग्राफ आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। थोड़ा सा भी अगर कर्व आया, टेढ़ा आया, तो इसका मीनिंग है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और वही लिमिटेशंस हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग, द पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी नॉन लिनियरली विथ करेंट।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, लेकिन इसमें अगर वेरिएशन आया, वेरिएशन जैसे अगर आ गया आईवी ग्राफ में, तो इसका मीनिंग है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये फर्स्ट हम लोगों का लिमिटेशंस हो गया। अगर सेकेंड लिमिटेशंस का बात करें तो सेकेंड लिमिटेशंस देखेंगे यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के लिए अगर यहाँ पर आईवी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए देखिए इधर जो होता है वी होता है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जो सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे फिर जब हम लोग वन शॉट करेंगे सेमीकंडक्टर का, तो उस टाइम ये अच्छे से और समझ में आएगा। अभी समझना है कि इसका भी ग्राफ देखिए क्या स्ट्रेट लाइन आ रही है, नहीं आ रही है। पढ़ लीजिए, द वेरिएशन ऑफ करेंट विथ पोटेंशियल डिफरेंस में डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो यही चीज है, इसका भी ग्राफ हम लोगों का अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो इसका मीनिंग है जितना भी पीएन जंक्शन का डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो ये भी हम लोगों का सेकेंड लिमिटेशंस में आ गया। थर्ड लिमिटेशंस का बात किया जाएगा, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट इज नॉट यूनिक, that is there is more than one value of V for the same current। यानी कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हम लोगों का V का वैल्यू V1 हो गया, यहाँ पर V का वैल्यू, करंट तो एक ही है, इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है एक ही हो रहा है, तो करंट सेम है। तो इसके लिए V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन आते चला जाता है। तो ये सेकेंड लिमिटेशन है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये हम लोगों का थर्ड लिमिटेशन हो गया। ऐसे भी अगर देखा जाए, इसको आप ध्यान देखेंगे, सोलर सेल, जो सोलर सेल होता है ए भी लिमिटेशंस में हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि सोलर सेल में भी होता है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये जितना है सबके सब क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये सब के सब क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर वाटर गैल्वेनोमीटर की बात किया जाएगा, वाटर गैल्वेनोमीटर का भी ग्राफ होता है, वो भी हम लोगों को फॉलो नहीं करता है। तो ये था लिमिटेशन, 3 लिमिटेशन है, ग्राफ के साथ आप याद रखेंगे। अगर बाय द वे थ्योरी नहीं भी पता है तो आपको लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन लिखकर और एक ग्राफ भी अगर ड्रॉ कर देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाता है। लेकिन आप ट्राई करेंगे ये सबको लिखने का, जब भी आपसे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पूछा जाएगा तो यहाँ ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंस से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे, आपका मार्क्स 100% मिलेगा। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये टॉपिक है हम लोगों का रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस टॉपिक है। इस टॉपिक का अगर बातें किया जाएगा तो रेजिस्टेंस आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो अभी जो ये रेजिस्टेंस का बात किया जाएगा कि कोई भी हम लोगों का मटेरियल है, देखिए कोई भी हम लोगों का मटेरियल कहने का मीनिंग कंडक्टर होगा, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, उसके अंदर का एक ऐसा प्रॉपर्टीज होगा, ये ऐसा प्रॉपर्टीज होगा जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका अगर फॉर्मूला बोला जाए, रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ओम्स लॉ का यूज करेंगे, ओम्स लॉ जब पढ़े थे हम लोग तो उस टाइम में हम लोग देखे थे क्या कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे। और यहाँ से R का वैल्यू फाइंड करते हैं तो V अपॉन आई। ये हम लोगों का रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ जाता है कब, जब कोई भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और उसके वजह से जो करंट का फ्लो हो रहा है, उस समय हम लोगों का R का वैल्यू आ जाता है V अपॉन आई। अब बात कर रहे हैं हम लोगों का, यहाँ पर एक और होता है कि अगर कोई भी हम लोग कंडक्टर ले लिए, इस कंडक्टर को आप देखेंगे, पहले इसको देखने का आप ट्राई कीजिएगा। ये हम लोगों का कंडक्टर है, कंडक्टर में आपका वायर हो सकता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो ये हम लोगों का वायर है, इसमें हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर जो पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। अब इससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है। कौन से चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, दोनों का ही। अगर बोला जाएगा लोअर पोटेंशियल से, लोअर पोटेंशियल से किसका फ्लो होगा, नेगेटिव चार्ज का। और हायर पोटेंशियल से अगर बात किया जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर नेगेटिव चार्ज, इट मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब इस मटेरियल का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जिसका नाम मैंने दे दिया R।
और इस मटेरियल का जो लेंथ लिए हुए हैं, इस कंडक्टर का जो लेंथ लिए हुए हैं, इसका लेंथ का नाम दे दिया हम लोग एल दे दिए, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हो गया। तो इसके थ्रू हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा रो एल अपॉन ए। अब ये रो क्या होता है, रो अभी इसके जस्ट बाद हम लोग देखने वाले हैं, अभी ये समझ लेंगे। वेयर रो हम लोगों का हो गया रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर और मटेरियल, कंडक्टर और मटेरियल जो लिखना है लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या लिख सकते हैं, एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, या फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, मटेरियल। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, ए हो गया हम लोगों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस तरह से हम लोगों का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब बात करेंगे अगर रेजिस्टिविटी का, तो एक फॉर्मूला हम लोगों का रो का भी निकलेगा क्या, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं साथ साथ, यहाँ पर अगर बात किया जाएगा, अगर यहां से मैं लिखूं रो का वैल्यू, रो इज इक्वल टू मुझे लिखना होगा, तो रो इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ए इधर आएगा, आर ए अपॉन एल लिखा जा सकता है क्या, ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं आर ए अपॉन एल, या यहीं पर अगर लिखना है रो इज इक्वल टू आ गया आर ए अपॉन एल, तो ये हो जाता है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का बात करेंगे तो अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। अब एक बार एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट का अगर बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ आर, आर का एसआई यूनिट होता है ओम, क्या होता है, ओम होता है, जिसका सिंबल हम लोगों का ये होता है ओम, हो गया हम लोगों का रेजिस्टेंस। अब हम लोग आते हैं किस पर, रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी में कुछ नहीं होता है, किसी भी मटेरियल का एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन मटेरियल में कुछ ना कुछ लेंथ होना चाहिए, तो यही लेंथ हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। एक बार पढ़ते हैं इसको, देखिए लिखा हुआ है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया है, इसमें कुछ ना कुछ जब लेंथ आएगा, कोई भी कंडक्टर आएगा, कंडक्टर में जब लेंथ आएगा तो उसका एरिया कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, तब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराएंगे, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ रेजिस्टिविटी बोलेंगे। जब कोई ना कोई लेंथ हो जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है, तब हम लोगों का हो जाता है ये रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो ही गया, सब कुछ बता ही दिए कि आर क्या है, ए क्या है, एल क्या है और रो क्या है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, इसको हम लोग रो पढ़ेंगे। अब फिर बात कर रहे हैं हम लोग कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये भी हम लोग का रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाता है हम लोग का कंडक्टिविटी। एक बार देख लेते हैं इसको भी, देखिए इट इज द रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या बोला गया है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद इसको एक और तरीका से हम लोग देख सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू पास द करेंट थ्रू इट, यानी कि एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो किसी भी कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज के का फ्लो का मेजरमेंट को बताता है। यानी कोई भी कंडक्टर है, जब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करा रहे हैं तो कितना आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है, यही इसका मेजरमेंट हम लोग कर लेते हैं, यही होता है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C इज इक्वल टू 1 बाई रो, सी क्या हो गया, कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल। इस प्रकार करके हम लोगों का हम लोग पढ़ लिए, रेजिस्टेंस पढ़ लिए, रेजिस्टिविटी पढ़ लिए और कंडक्टिविटी पढ़ लिए। तो एक चीज और देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा कि ये जो हम लोगों का टॉपिक है, इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी।
ये टॉपिक है, इसको देखेंगे, छोटा सा हम लोगों का टॉपिक है। तो एक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का क्या केस होता है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, उस केस में हम लोगों का क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक हम लोग लेंगे कंडक्टर, एक कंडक्टर की बातें करेंगे, दूसरा हम लोग बात करेंगे सेमी कंडक्टर, और थर्ड नंबर बात कर लेंगे इंसुलेटर। ऐसे इंसुलेटर का कोई केस है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा जानने का ट्राई करेंगे। 3 पॉइंट है इसका, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में हम लोगों का जब भी करंट का फ्लो कराएंगे, किसमें, अगर कंडक्टर में आप करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट के फ्लो कराने के टाइम में अगर क्या किया जाए, हम लोगों का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे। सिंपल वे में देखेंगे कि कोई भी एक कंडक्टर है, इसको देखिए कंडक्टर है, इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मीनिंग है इसमें हीट प्रोवाइड इसमें कर रहे हैं। अब इसको गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो हम लोगों को पता है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होती है। अब ये जितना भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, पहले से कंडक्टर में हम लोगों का एक सीक्वेंस में फ्लो हो रही है। अब जैसे इसका टेम्परेचर हम लोग क्या किए, हीट इसमें प्रोवाइड किए, टेम्परेचर जैसे बढ़ाए, इंक्रीज किए, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसी के अंदर देखा जाए तो इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बोला जा रहा है कंडक्टर में अब एक सीक्वेंस में फ्लो कर रही है इलेक्ट्रॉन, जैसे हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाएगा, इधर जाएगा, एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देगा। जब कोलाइड करना शुरू करेगा तो इसका फ्लो जो होगा जितना फास्ट, विदाउट टेम्परेचर दिए, अगर विदाउट इसके टेम्परेचर इंक्रीज किए फ्लो हो रहा है, उससे कम फ्लो होगा जब इसके टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, इसके इंक्रीज कर देंगे तब। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर कंडक्टर के टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, कंडक्टर के टेम्परेचर को, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो करंट का फ्लो, आई का जो फ्लो होगा ये डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान से देखेंगे, टेम्परेचर को मैंने क्या किया, कंडक्टर में टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके अंदर करंट का जो फ्लो होगा, चार्ज का जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो साथ ही साथ इसका रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, रो भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि रेजिस्टिविटी का भी बात करेंगे तो उसमें वो भी क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हम लोगों का रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा। अब आते हैं सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर का अगर बातें करेंगे तो सेमीकंडक्टर हम लोगों को पता है कि उसके अंदर क्या होता है, ऐसा एबिलिटी होता है, ऐसा प्रॉपर्टीज होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को पार्शियली करता है, 100% परफेक्टली वो करंट के फ्लो को नहीं करता है, यानी कि पार्शियली उसमें चार्ज का फ्लो होता है। तो इसको समझने के लिए एक बार देखेंगे यहाँ पर कि ऐसा ही हम लोग कोई डायग्राम एक ले लेते हैं जो क्या है हम लोगों का सेमीकंडक्टर। अब इसका डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ देखिए आपका इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, इतना ज्यादा डिस्टेंस पर है कि इसको फ्लो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से ये सेमीकंडक्टर है और इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कंप्लीटली नहीं कर पाता है। तो ऐसा है, अब इसको जैसे हीट करेंगे, इसमें जैसे हम लोग हीट देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फास्ट मूव करेगा। जैसे फास्ट मूव करेगा तो इसके अंदर स्पेस जो है बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो ये मूव करके यहाँ पर तुरंत पहुंचेगा, यहाँ से अपने प्लेस से यहाँ पर जैसे आएगा, यानी कि मूवमेंट इसका बढ़ेगा। तो मूवमेंट बढ़ेगा, पहले जो था नॉर्मल था, पहले ऐसे नॉर्मल था, मूवमेंट बहुत कम होता है, लेकिन जैसे इसमें हीट देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, उसमें जो मूवमेंट होगा फास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका फ्लो भी बढ़ जाता है। जब फ्लो बढ़ता है तो इसीलिए बोला जाता है कि सेमीकंडक्टर के केस में अगर इसके टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें।
अगर इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। सेमीकंडक्टर के केस में फिर से ध्यान से देख लीजिए, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जिसके वजह से रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें करंट का फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। करंट बोले या चार्ज बोले तो इसका फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा और करंट का फ्लो इंक्रीज करेगा। फिर ऐसा है कंडक्टर के केस में, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस होता है। अब आते हैं हम लोग इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों का इंसुलेटर होता है क्या, चार्ज का फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इसको जैसे हम लोग हीट देंगे तो हो सकता है बर्न हो जाए, जल जाएगा। तो इसलिए ये करंट का फ्लो ही नहीं करता है इंसुलेटर हम लोगों का, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये केस था हम लोगों का टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि कोई भी हम लोगों का कंडक्टर है टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। अभी तक हम लोगों के माइंड में ये गलत कंसेप्ट बैठा हुआ था कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर हीट करेंगे, हम लोगों के माइंड में यही था, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे तो पता होगा आपको कि कोई भी कंडक्टर को जब हीट करेंगे तो लगेगा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा फास्ट फ्लो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगा। फ्लो होने का रीजन क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो चार्ज का फ्लो भी कम हो जाता है, जिसके वजह से इसका करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो ये था हम लोगों का टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। अब हम लोगों का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में दो तरीके से हम लोग कंबाइन करते हैं रजिस्टर का। रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन किया जाता है दो तरीके से करते हैं हम लोग। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पर आएंगे। तो इस डायग्राम को समझने का आप ट्राई कीजिएगा कि यहाँ जो डायग्राम है हम लोगों का, ये डायग्राम है इस सीरीज में। सीरीज कहने का मीनिंग होता है एक बिल्कुल ही एक ही सीक्वेंस में एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिया, उसी लाइन में एक रजिस्टर यहाँ कनेक्ट कर दिए, एक रजिस्टर इसके बाद कनेक्ट कर दिए और उसके बाद एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिए, एक ही सीक्वेंस में आ जाएगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट रजिस्टर हम लोग लेट कर लिए कि फर्स्ट रजिस्टर हम लोग का R1 है, सेकेंड रजिस्टर R2 है, थर्ड रजिस्टर R3 है, और इसमें करंट का जो फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है। करंट का जो फ्लो हो रहा है I करंट का फ्लो हो रहा है, सब में करंट इक्वल रहेगा, एक ही करंट पास करेगा, लेकिन सब में वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा। जैसे बोला जाएगा एक तो हम लोगों का वायर है, एक आप इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए और एक बल्ब यहाँ लगा दीजिए, और इधर से इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराएंगे तो सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा फर्स्ट वाला में, उससे कम वोल्टेज मिलेगा सेकेंड में, उससे कम मिलेगा थर्ड वाला में। इसमें वोल्टेज में डिक्रीमेंट होते चला जाता है। तो यहाँ पर वोल्टेज V1, यहाँ पर वोल्टेज V2, इसमें वोल्टेज V3 हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा। और करंट सब में I है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ का देखा जाए, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि V इज इक्वल टू आई आर हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ जान लीजिए। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब इसमें देखा जाए कि टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो टोटल वोल्टेज हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 एक टोटल वोल्टेज हो गया। अब यहाँ देखिए लिख सकते हैं हम लोग, नाउ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लोग लिख सकते हैं इजीली, ये लिख सकते हैं। तो अगर पॉइंट पर देखा जाए, पॉइंट पर आप देखिएगा कि इस पॉइंट पर फर्स्ट वाला जो रजिस्टर है इस पर देखेंगे हम लोगों का V1 है, वोल्टेज कितना है V1 है, और इसके लिए V1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो करंट जो फ्लो हो रहा है I और रेजिस्टेंस क्या है R1, तो I R1। फिर यहाँ V2 वोल्टेज है,
तो यहाँ पर हम लोग का V2 का वैल्यू फाइंड करेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो IR2 प्लस IR3 ऐसे करके हम लोग इसका टोटल वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ V इज इक्वल टू तो IR लिखे हुए हैं, अब इसी को हम लोगों को लिखना है, एक बार देखने का ट्राई कीजिए। यहाँ V इज इक्वल टू, V का फॉर्मूला मैंने लिख दिया IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए I कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, तो IR1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ तक क्लियर है। I से I कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ R इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, लेकिन कितने रजिस्टर के लिए है? फॉर 3 रजिस्टर, फॉर 3 रजिस्टर्स के लिए है। ये 3 रजिस्टर जब एक सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो उसके लिए हम लोगों का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं RS का मीनिंग है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश प्लस RN, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोगों का फॉर्मूला है, अगर 4 रजिस्टर रहेगा तो ऐसे करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो आप क्लास 10th में भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में आएंगे तो इसके डायग्राम को आप देखने का ट्राई कीजिएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ तक आया तो I ही आया, लेकिन यहाँ से आने के बाद अलग अलग सर्किट में डिवाइड हो जा रहा है। तो अलग अलग सर्किट में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मीनिंग है कि जैसा रेजिस्टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपना वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग अपना करंट कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पर देखिए I1 करंट इसमें जाएगा, I2 इसमें, I3 इसमें, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर देखा जाएगा तो इक्वल रहेगा। वोल्टेज क्यों रहेगा इक्वल? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस सारे रजिस्टर को कंबाइन किया गया है। अब देखिए इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V, और रजिस्टर क्या है R1 R2 R3। इसमें भी हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से V इज इक्वल टू IR हो गया, तो I का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो I इज इक्वल टू हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ तक माइंड में आप सेट रखेंगे। अब बात किया जाएगा कि इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने के बाद जब हम लोग कंबाइन कर दिए 3 रजिस्टर को, R1 R2 और R3 को, तो उस टाइम हम लोगों का I का जो वैल्यू आएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ I का वैल्यू क्या है? V अपॉन R इज इक्वल टू I1 के लिए देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए V इज इक्वल टू क्या हो गया I1 R1, या फिर से हम लोग अब यहाँ से I1 का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो I1 का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो V अपॉन R1 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सबके ऊपर वोल्टेज है, तो वोल्टेज को क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे, तो V अपॉन R इज इक्वल टू V बाहर आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब इसमें V से V कैंसिल होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर n हो जाए, अगर नंबर ऑफ रजिस्टर n हो जाएगा तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन RN। ये भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए, जो ऐसे हम लोग का फॉर्मूला हो सकता है। तो ये था किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन था, किसके लिए था? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये हम लोगों का टॉपिक हुआ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। अब हम लोगों का टॉपिक है, टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो जब भी हम लोग किसी भी सेल या बैटरी को किसी सर्किट के अंदर जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने के टाइम में
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के टाइम में, तो एक ऐसा प्रॉपर्टीज होगा जो वो करंट के फ्लो को अपोज करना स्टार्ट कर देगा। तो यही इंटरनल प्रॉपर्टीज है, यही इंटरनल प्रॉपर्टीज को ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बार देखते हैं हम लोग कि क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ, द रेजिस्टेंस विच इज प्रेजेंट विद इन द बैटरी दैट रेसिस्ट द करंट फ्लो व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट। यही बोला जा रहा है कि किसी भी जब सेल को या बैटरी को जब किसी सर्किट के अंदर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट के फ्लो को अपोज करेगा। अब बात किया जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों का सर्किट तैयार हुआ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा E1R। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, E1R। ई हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको पता होगा ई क्या है हम लोगों का, EMF। इसको हम लोग शॉर्ट में EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हम लोगों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यहाँ पर आर बोला जाएगा, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग आर जो हो गया हम लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। एक कैपिटल आर जो लिखा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल हम लोग अप्लाई, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो ये कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिए। और ये जो आर है हम लोगों का ऑलरेडी बैटरी के अंदर या सेल के अंदर ही रहता है। इसके अंदर अब देखा जाए, यहाँ पर वोल्टेज है V हो गया और करंट फ्लो हो रहा है I। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का ट्राई कीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू आई आर प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR। ऐसे लिखा जा सकता है। IR ए वाला हो गया हम लोगों का, जो बाहर से हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हुए हैं, वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, कैपिटल R हो गया, और I करंट वही हो गया। यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इसका, इस सर्किट का अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है इसका प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको ऐड कर देंगे तो टोटल हम लोगों का रेजिस्टेंस आ जाएगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला अगर देखा जाएगा तो यहाँ E इज इक्वल टू IR प्लस IR स्मॉल। अब यहाँ से बात कर रहे हैं, हम लोगों को फाइंड करना होगा वोल्टेज। तो यहाँ IR किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है। क्या होता है, अगर देखा जाएगा यहाँ E इज इक्वल टू V प्लस IR हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से देखिए V क्या है, V क्यों मैंने लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से अगर देखा जाए V का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, V का वैल्यू फाइंड करना होगा तो यही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर यही चीजें हम लोगों को लिखा हुआ है कि V इज इक्वल टू IR इधर आएगा तो E माइनस IR। तो ये हम लोगों का वोल्टेज आ गया इसका, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस फॉर्मूला को देख लेंगे। अगर यहाँ पर चार्जिंग रहेगा, फॉर चार्जिंग V इज इक्वल टू E प्लस IR, चार्ज रहेगा तो उस केस में हम लोगों का फॉर्मूला ये याद रखना है, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये था हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कैसा है, बिल्कुल इस सीरीज में यहाँ अलग अलग सेल को कंबाइन किया गया है। अब सेल कहने का मीनिंग है कि आप देखिए, ऐसा जहां पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा डायग्राम जहां भी दिख जाएगा, ये हम लोगों का क्या है, हम लोगों का ये सेल है। अगर बात किया जाएगा, अगर एक से ज्यादा सेल को एक साथ हम लोग कंबाइन कर देते हैं, एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये सेल नहीं रहता है, फिर क्या हो जाता है, बैटरी बन जाता है। ये हम लोगों का बैटरी हो जाता है। तो बहुत सारे सेल को जब एक साथ मिलाते हैं तो बैटरी हम लोग बनाते हैं। तो इसको भी हम लोग दो तरीके से कंबाइन करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। आते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोगों का फर्स्ट है E1, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 और यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E3। इसका वोल्टेज V1, V2, V3 सीरीज में है और सीरीज में जानते हैं कि करंट का फ्लो होगा
करंट का जो फ्लो होगा यहाँ पर हम लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का करंट का फ्लो आई हो रहा है, तो आई सब जगह सेम रहेगा। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर देखा जाए V टोटल, अगर वोल्टेज देखा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर बोला जाए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग का V का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक में इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जब हम लोग पढ़े, तो हम लोग जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर V का वैल्यू फाइंड करना होगा, also we know that V इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस, सॉरी एप्सिलॉन बोलते हैं, E माइनस आई आर। स्मॉल r हम लोगों का क्या है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, I तो हम लोगों का फॉलोइंग करंट हो गया, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, ये हम लोगों का वोल्टेज हो गया, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर बात किया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर V1 पे, V1 का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ यहाँ E है, यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, E1, उसके बाद माइनस आई आर, आई हो गया, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, यहाँ R1। यहाँ पर हम लोग बात किया जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों का R1 आ जाएगा, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R3। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ से देखिए, यही वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अगर V1 का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना होगा, V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, E1 माइनस आई R1, फिर यहाँ से V2 अगर फाइंड करेंगे, E2 माइनस आई R2, V3 फाइंड करना होगा तो E3 माइनस आई R3। ऐसे हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इस V1, V2 और V3 का जो वैल्यू है, अब किसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा V, पहले V का वैल्यू देखिए, V का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ऐसे पुट कर सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू तीनों को, E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2 प्लस E3 माइनस आई R3। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ से देखिए कि इसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के टाइम में हम लोगों को ये करना है कि जितना आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको एक साथ रखना है, और जहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, आई R1, आई R2, आई R3 है, उसको एक साथ रखना है। जब इस केस में हम लोग आएंगे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ E माइनस आई आर इज इक्वल टू, कैलकुलेशन देखिएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, कॉमन ले लेंगे, सबके पहले माइनस है, माइनस मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से हो जाएगा आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। यहाँ तक क्लियर होगा, हम लोग लिख सकते हैं इजीली ऐसे। अब हम लोग को कंपेयर करना है, क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करना है, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा इस सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा, जो आई आर होगा ये इसके सम के इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऑन कंपेयर करेंगे तो E इज इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ये हम लोग लिख सकते हैं। एक ये आ जाएगा फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर माइनस आई आर अगर देखेंगे, माइनस आई आर इज इक्वल टू माइनस आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 लिखा जा सकता है। यहाँ पर अब इसको देखिए, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ से कॉमन बाहर आएगा, आई कॉमन लेंगे तो आई से आई भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले एक बात बताइए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना था,
3 था, वोल्टेज कितना 3। अगर यहाँ सेल हम लोग क्या कर दें, बढ़ा दें, अगर सेल n कर देते हैं तो n सेल के लिए हम लोगों का जो फॉर्मूला आ जाएगा, अगर सेल की नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज कर दें, बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई एस इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डैश डैश प्लस N। ऐसा हम लोगों का फॉर्मूला आ सकता है। फिर इसके लिए अगर देखा जाए आर एस का मीनिंग है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हो गया टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, ऐसे लिखा जा सकता है। ये था हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका सेल का कॉम्बिनेशन। सेल को, बहुत सारे सेल को हम लोग एक सीरीज में कंबाइन किए, उसके लिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया और टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया। फिर यहाँ वोल्टेज भी हम लोग फाइंड किए हुए हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा V1 प्लस V2। इस प्रकार से हम लोगों का ये टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके न्यूमेरिकल के लिए। अब देखना है हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस टॉपिक को देखने के लिए हम देखेंगे इस डायग्राम को, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये जो डायग्राम है इसमें 3 सेल को कनेक्ट किया गया है और ये तीनों सेल को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हुए हैं, जिसमें इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1, इसका E2, E3 है। और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। वोल्टेज सबका सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो वोल्टेज सबका सेम रहेगा, लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, I1, I2 और I3। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। अब देखिए, ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की अगर बातें करें, ऐसे इसका कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे जहां पर यूज कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि V इज इक्वल टू IR। अगर हम लोगों का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर अगर कनेक्ट करते हैं तो V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लगाते हैं, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस का बात चलता है तो V इज इक्वल टू I और स्मॉल r लिखते हैं। तो ये हम लोगों का ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अब मेनली हम लोगों को काम क्या करना है, हम लोगों को V का फॉर्मूला यूज करना है, जैसे आपको पता होगा और हम लोग पढ़े भी हैं। We know that V is equals to एप्सिलॉन माइनस IR। ये हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन को पढ़े थे, कंसेप्ट को पढ़े थे, उस टाइम हम लोग क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन E माइनस IR पढ़े थे। IR क्या है, यही वाला V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से R का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा या I का वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या होगा, यहाँ से R का वैल्यू अगर I का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो V इक्वल के बाद जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन E माइनस V अपॉन R। E क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में आना है, तो यहाँ पर करंट सब में डिफरेंट है। जब करंट सब में डिफरेंट है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टोटल, अगर इलेक्ट्रिक करंट का बात किया जाएगा तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हम लोग इजिली लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू है I का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ से अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस V अपॉन R इज इक्वल टू I1 के वजह से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों का E1 है, E1 माइनस V अपॉन R1, E1 माइनस V अपॉन R1 I1 का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 प्लस E3 माइनस V अपॉन R3। यहाँ तक हम लोग इजिली लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखा जाएगा, इसी को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। अगर सेपरेट किया जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, E अपॉन R माइनस, कैसे लिखते हैं, जगह कम पड़ेगा,
ई अपॉन आर माइनस वी अपॉन आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। फिर यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं प्लस E2 माइनस V E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। फिर यहां से लिख सकते हैं प्लस E3 बाई R3 माइनस V अपॉन R3। ये हम लोग इजिली लिख सकते हैं। अब बात किया जाएगा, इसमें देखा जाए बी वाले टर्म को एक साथ रखना है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले टर्म को एक साथ रखना है। अरेंज कर लेंगे हम लोगों का वैल्यू क्या आएगा, यहां से देखा जाएगा तो E अपॉन आर माइनस बी अपॉन आर इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। फिर यहाँ क्या माइनस कॉमन अगर बाहर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ से भी मैं कॉमन ले रहा हूं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आप ध्यान से एक बार कैलकुलेशन को देखेंगे क्योंकि यहाँ भी है बी सब बी बाई R1 के पहले माइनस, तो माइनस मैंने ले लिया। ये कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। अब यहाँ से आप ध्यान से देखते चलेंगे क्या हम लोगों को काम करना है। अगर कंपेयर करना है यहाँ से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग लिखने के बाद आपका जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, ई बाई आर ई अपॉन आर इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। यहाँ से ई है आपका, ध्यान से देख लेंगे एक बार, यहाँ पर E1 था, फिर किया गया हम लोग का फॉर्मूला किसका, E अपॉन आर का। फिर से देखेंगे B अपॉन आर का वैल्यू अगर देखा जाएगा तो यहाँ माइनस में माइनस से माइनस पॉजिटिव आ जाएगा और B से B कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए B 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ देखिए B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोगों का क्या आएगा वैल्यू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये कितने सेल के लिए है, 3 सेल के लिए। अगर मान लेते हैं मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पर सेल जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों का n सेल हो जाए, यानी कि 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से ये लिख सकते हैं E अपॉन आर पी का मीनिंग है पैरेलल इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डैश डैश प्लस En अपॉन Rn। यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं। फिर हम लोग एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं डिराइव करके, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन Rn। ये भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये फॉर्मूले को आप माइंड में सेट करके रखेंगे। ये था हम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का छोटा सा डेरिवेशन जो आपके इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। ये टॉपिक हम लोगों का है किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ का 2 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरचॉफ जंक्शन लॉ बोलते हैं या किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। इसको देखते हैं। अब आगे हम लोगों को क्या देखना है, एक डायग्राम को आप देखेंगे, डायग्राम से इसको समझिएगा तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एक जंक्शन पॉइंट मैंने बना दिया, ये जंक्शन पॉइंट है। ये जंक्शन पर मैं देख रहा हूं कि इधर से एक करंट I1 एंटर कर रहा है, फिर इधर से आ रहा है एक करंट हम लोगों का I2, इधर से भी एक सर्किट है, इधर से करंट हम लोगों का क्या आ रहा है I3। अब इस जंक्शन पर आकर तीनों करंट मीट कर रहा है। मीट करने के बाद इधर से हम लोगों का लीविंग करंट हो गया, जो बाहर निकलने वाला करंट हो गया I4, और यहाँ पर हो गया I5। अब देखा जाए अलग अलग पॉइंट, अलग अलग हम लोगों के सोर्स ऑफ करंट से आकर किसी जंक्शन पॉइंट पर, ये हम लोगों का क्या है, जंक्शन पॉइंट है।
अब ये जंक्शन पॉइंट पर हम लोगों का आकर एक करंट मीट कर रहा है, जंक्शन पॉइंट हो गया। और इसी जंक्शन पॉइंट पर मीट करने के बाद फिर जंक्शन से एक I5 और I4 करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि द सम ऑफ टोटल इंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट। यानी कि जितना करंट आएगा जंक्शन पर उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों के अमाउंट बोला जाए, करंट का अमाउंट बोला जाए, वो सेम होगा। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है या जंक्शन रूल है। एक और तरीका से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पहले देखते हैं हम लोग एक बार डेफिनेशन को देखेंगे। द टोटल करंट इंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। इसको लिखना होगा तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। द टोटल करेंट, टोटल को हम लोग नेट भी बोल सकते हैं। द टोटल नेट करेंट एट द जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब इसी को हम लोगों को मैथमेटिकली लिखना होगा। तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मैथमेटिकली बोला जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं मैथमेटिकली। अगर मैथमेटिकली हम लोगों को लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस इज इक्वल्स टू I3 नहीं, इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं I4 प्लस I5। ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। या इसी को लिखने का तरीका ये भी है कि द सम ऑफ ऑल इंटरिंग एंड आउटगोइंग करंट, द सम ऑफ ऑल इंटरिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे जीरो के इक्वल हो गया? क्योंकि जितना इंटर करने वाले करंट होते हैं उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, और जितना लीविंग करंट होता है उसको नेगेटिव साइन के तरह लिखा जाता है, उसमें नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, आउटगोइंग है, और यहाँ 3 एम्पियर का, इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 2, ये सबको क्या करेंगे? या इसे करते हैं, इसको 4 कर देते हैं, 4 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर। इसको पॉजिटिव साइन के साथ और इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे 5 और 3 को। तो ये हम लोगों का यहाँ पर टोटल सम करेंगे तो जीरो के इक्वल होता है। तो इस समझने के लिए हम लोगों का था, लिखने के लिए यहाँ पर नहीं था। तो ये था हम लोगों का किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसको आप ध्यान से एक बार देख लेंगे, और यही हम लोगों का 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आइए अब सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ हम लोगों का क्या होता है? तो किरचॉफ सेकेंड लॉ का ही 2 नाम और है, किरचॉफ्स लूप लॉ बोलिए या किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलिए। शॉर्ट में हम लोग केवीएल भी बोलते हैं। V से वोल्टेज, K से किरचॉफ्स, L से लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है आपका? द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल गेन। जितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल गेन के इक्वल होगा किसी भी लूप के अंदर। अब लूप कहने का मीनिंग है, एक यहाँ पर हम लोग बैटरी का सेल कनेक्ट करके यहाँ पर हम लोगों ने एक लूप तैयार कर दिया, जिसमें R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं, और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 और E2 है। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कहने का मीनिंग है स्मॉल r भी होगा। तो यहाँ पर A और B पॉइंट के बीच में हम लोगों को क्या फाइंड करना है? हम लोगों को टोटल पोटेंशियल ड्रॉप और टोटल पोटेंशियल गेन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन, ये कौन बोलता है? हम लोगों का किरचॉफ सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आई आर। सिग्मा आई आर का मतलब हो गया यहाँ टोटल पोटेंशियल हम लोगों का ड्रॉप हो गया। आई आर क्योंकि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला जाए तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर।
तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा वी इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ देखिए ई क्या है, ई कहने का मीनिंग है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये हम लोग ध्यान से रखेंगे। बोला जा रहा है द टोटल चार्ज इन पोटेंशियल ऑफ लूप इज जीरो। जब टोटल चार्ज जो है इन पोटेंशियल में हम लोगों का जीरो होता है। अब बात किया जाएगा, ये लॉ होता है हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड रहता है, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम लोगों का था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड रहता है। तो यही डायग्राम को आप ध्यान से देख लेंगे। ये डायग्राम हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ का है, लूप लॉ का है, और ये आप लिख देंगे। ज्यादा कुछ आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस यही डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कभी कभी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स में पूछे जाने का जो वे है, तो किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ पूछा जाएगा, और साथ ही साथ आपके साथ एक न्यूमेरिकल भी दे देगा, या डेरिवेशन छोटा सा देगा, उसको डेराइव करना है। तो ये हम लोगों को किरचॉफ सेकेंड लॉ था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही ज्यादा क्या है हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे, इस पर पूछे जाने की चांसेस है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका दूसरा नाम है रेजिस्टेंस ब्रिज। ये क्या होता है रेजिस्टेंस ब्रिज, देखते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें 4 हम लोगों का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है, और ये 4 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस आपका मिसिंग रहेगा। उसी एक रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करने का एक वे होता है, एक सर्किट होता है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और इसमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू फाइंड किया जाता है। अब एक्यूरेट कहने का मीनिंग है 100% तो नहीं होता है, लेकिन लगभग लगभग आपका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इसमें मिलता है। कि इसमें एक्यूरेसी मिलने का रीजन है कि आपका इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, और गैल्वेनोमीटर का मीनिंग होता है इसका जो यूज किया जाता है, जो सबसे लेस अमाउंट में आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को मेजर करना होता है। तो ये मेजर करने का काम करता है लेस अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को। एक बार देखते हैं हम लोग। A basic electrical circuit that measures unknown resistances with high accuracy। जो हम लोग बात कर लिए, एक्यूरेसी इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। अब इसका प्रिंसिपल का बात किया जाएगा, तो द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेज आर इक्वल एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ये समझने के लिए आपका ये है कि हम लोगों का प्रिंसिपल इस पर काम करता है, जो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है P/Q इज इक्वल टू R/S। तो ये पी क्यू आर एस क्या है, हम लोगों का 4 रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पी क्यू आर एस लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आई पी हो गया, आई आर हो गया, और यहाँ पर हम लोगों का वोल्टेज हो गया। फिर बात कर रहे हैं, अब शॉर्ट में देखना होगा प्रिंसिपल को, तो लिख सकते हैं द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, हम लोगों का कंपास लगा होता है, जब इससे करंट पास कराएंगे उसके कंपास में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये था हम लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। अब बात करने अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसके लिए हम लोग डेरिवेशन का अलग से वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेड है, तो उसको आप जरूर एक बार देख लेंगे। अब आइए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज के बारे में जानने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो मीटर ब्रिज कहने का मीनिंग है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। जैसे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में बहुत ही लेस अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता था, तो उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता था, तो जिसके थ्रू हम लोग करंट को भी मेजर करते थे। उसी तरह हम लोग का मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज में भी हम लोगों का काम यही होता है कि रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का ही काम होता है। तो एक बार पढ़ते हैं, फिर हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि मीटर ब्रिज को हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। मीटर ब्रिज को क्या बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। इसमें भी अननोन रेजिस्टेंस को ही डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस एस है, उसके बाद यहाँ पर लेंथ है एल, और यहाँ पर 100 माइनस एल, क्योंकि हम लोग जो स्केल लेते हैं, स्केल 100 मीटर का लेते हैं। अगर ये वाला लेंथ को हम लोग एल कंसीडर कर लेते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल होगा। तो इसी के बीच में हम लोग रिलेशन क्रिएट करके एक फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, जिसका
जो फॉर्मूला हम लोगों का है R/S इज इक्वल टू L/100 माइनस L। इसका हम लोग नाम अगर मान लेते हैं, इसका नाम R1 दे देते हैं, इसका नाम R2 दे देते हैं, इसका R3 और इसका R4, तो हम लोगों का रिलेशन क्या आ सकता है? अगर इस तरह से देखेंगे तो इसमें R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3, या इसी को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप क्या लिख सकते हैं? चेंज करने के बाद हम लोग इसको रेसिप्रोकल में लेंगे तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला को आपको माइंड में नहीं रखना है। आपको माइंड में किस फॉर्मूला का रखना है? इसको माइंड में रखना है, क्योंकि हम लोग मीटर स्केल का यूज करके मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस को फाइंड करने का काम करते हैं। तो ये हम लोगों का था मीटर ब्रिज, जो आपके एग्जाम में बहुत कम चांस रहता है पूछने की, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे कि हो सकता है आ जाए, तो आप लिख देंगे। और ये डायग्राम है, इसमें मीटर स्केल है और फिर इधर रेजिस्टेंस है। इस तरह से इसमें वोल्टेज आपका लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोगों का यही है मीटर ब्रिज। अब हम लोगों का इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, इस वन शॉट का लास्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, लेकिन रेयर केस में वो आता है। तो देखेंगे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है हम लोगों का? तो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इस डायग्राम को देखेंगे, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके अंदर किसी न किसी अननोन हम लोगों का वोल्टेज होता है, उसको मेजर करने का काम करता है, उसको फाइंड करने का काम करता है किसी भी सर्किट के अंदर। या कभी कभी ऐसा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब भी सेल हम लोगों का लगा हुआ होगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ईएमएफ होगा, तो ईएमएफ को भी ये कैलकुलेट करने का काम करता है। तो यही हम लोगों का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसको पोटेंशियोमीटर हम लोग कहते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं ये हम लोगों का क्या होता है, पढ़ने का एक बार ट्राई करते हैं। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर प्रोवाइडेड अ कांस्टेंट करंट। एक बार समझ लीजिएगा, इसमें बोला जा रहा है करंट हम लोगों का हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, तो उसके अंदर जितना भी हम लोगों का सेल लगा हुआ रहेगा एक दूसरे का क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। इसका कुछ पोर्शन में क्या होगा हम लोगों का, ये समझिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये तो अमीटर हो गया, करंट को मेजर करने का काम करेगा। तो मेजर करेगा तो एक ही हम लोगों का करंट रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो मेजर किया जाएगा। मेनली आपको 2 ही पॉइंट याद रखना है, ईएमएफ और फिर हम लोगों का वोल्टेज, इस 2 को मेजर करने का काम करता है। एक और चीज यहाँ देख लेंगे हम लोग, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? कंपैरिजन ऑफ 2 ईएमएफ। जब भी ईएमएफ को ही फाइंड करना होगा तो उसमें 2 ईएमएफ के बीच में हम लोग कंपैरिजन करके ही फाइंड करेंगे। सेकेंड हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यहाँ पर डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पर हम लोग का है K इज इक्वल टू V/L, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका K है, K से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप लिखेंगे फॉल इन पर यूनिट लेंथ इन पोटेंशियल वायर दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर्मूला लिख देंगे K इज इक्वल टू V/L। अब L क्या है यहाँ पर? ये जो हम लोगों का लेंथ है ये L हो गया, और V क्या हो गया? वोल्टेज हो गया, ये पता है, और K हम लोगों का पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो ये था हम लोगों का क्या? ये हम लोगों का था पोटेंशियोमीटर, जो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसको एक बार देख लेंगे। ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की भी डाउट होती है या किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके माइंड में चलती है, तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे, उसका रिप्लाई मैं करूंगा। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म के साथ।